नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पटना की गलियों में इस वक्त एक सवाल हर किसी की जुबान पर है। आखिर लाखों छात्रों के बीच लोकप्रिय होने का दावा करने वाले खान सर अचानक कहां चले गए? ना वो अदालत में पेश हुए और ना ही सार्वजनिक रूप से सामने आए, जबकि इससे पहले वो पुलिस जांच में पूरा सहयोग करने की बात कह चुके थे। एक तरफ खान सर का कोई पता नहीं, तो दूसरी तरफ उनके कोचिंग संस्थान में छात्रों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, इसे समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। साथ ही इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है उसे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दरअसल ये पूरा मामला 2 जून को पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके में स्थित खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हुए हंगामे से शुरू होता है। उस दिन कोचिंग सेंटर के बाहर पथराव, मारपीट और फायरिंग की घटनाओं ने इलाके में अफरा तफरी मचा दी थी। शुरुआती दावों में कहा गया कि प्रतिद्वंदी कोचिंग संस्थाओं से जुड़े कुछ लोगों ने हमला किया। पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए कई लोगों को हिरासत में ले लिया और कुछ आरोपियों को जेल भेज दिया गया। उस समय खान सर ने खुलकर पुलिस की तारीफ की थी। वो सामने आए थे और कहा था कि प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई कर कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम किया है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद कहानी में नया मोड़ आ गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। वीडियो में कथित तौर पर खान सर के कोचिंग संस्थान से जुड़े 2 सुरक्षा गार्ड हथियार लेकर फायरिंग करते दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्ड को गिरफ्तार कर लिया और उनके हथियार भी जब्त कर लिए गए। पूछताछ के दौरान सामने आए बयानों ने जांच एजेंसियों का ध्यान सीधे खान सर की ओर मोड़ दिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दोनों गार्ड ने दावा किया कि उन्होंने खान सर के निर्देश पर फायरिंग की थी। इसी आधार पर पुलिस ने खान सर, जिनका वास्तविक नाम फैजल खान बताया जाता है, उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उन पर हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत केस दर्ज हो गया। इनमें कई धाराएं गैर जमानती हैं, जिसके चलते गिरफ्तारी की आशंका लगातार बनी हुई है। पुलिस लगातार खान सर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। दिलचस्प बात यह है कि एफआईआर दर्ज होने से पहले खान सर ने खुद मीडिया के सामने कहा था कि यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत या मामला दर्ज होता है तो वो पूरा जांच में सहयोग करेंगे। उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा था कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा है और वो कानून का सम्मान करते हैं। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद से उनकी सार्वजनिक गतिविधियां लगभग बंद हैं। वो मीडिया के सामने नहीं आए और न ही पुलिस के समक्ष पेश हुए। हालांकि अपनी सफाई में उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर मेरे सुरक्षा कर्मियों को कोई बेरहमी से पीटेगा तो क्या मैं उसका फूलों से स्वागत करूंगा। लोगों ने मेरी हत्या की साजिश रची थी। पुलिस देर से पहुंची। मेरे सुरक्षा कर्मियों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उन्होंने आत्मरक्षा में फायरिंग की है। शनिवार को पूरे दिन ये चर्चा चलती रही कि खान सर पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। अदालत परिसर में भी हलचल देखने को मिली और कई लोग उनके आने की संभावना को लेकर नजर बनाए हुए थे। हालांकि दिन बीत गया, लेकिन खान सर अदालत नहीं पहुंचे। बाद में उनके वकील की ओर से स्पष्ट किया गया कि सरेंडर की कोई योजना नहीं है और उनकी कानूनी टीम अग्रिम जमानत के लिए आवेदन तैयार कर रही है। जानकारी के अनुसार सोमवार या मंगलवार को अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की जा सकती है। तो पता लग जाएगा। तो सर आज सरेंडर नहीं करते? नहीं, आगे अब क्या होगा? आगे एंटीसिपेटरी बेल फाइल होगा उनका। हाँ, बेल फाइल होगा। जो कानून में व्यवस्था है उसके मुताबिक उनका बेल फाइल होगा। सर खान सर सरेंडर करेंगे? नहीं, कानूनी अपडेट है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है वो रिटेलिएशन में किया गया है, क्या कि उनके स्टाफ के द्वारा 2 तारीख को डायरेक्टर के खिलाफ केस किया गया था और जो भी वीडियो और फोटोग्राफ्स के आधार पर किया गया था वो गार्ड लोग थे जो सेफ्टी पर्पज से एयर फायरिंग किए थे। किसी को कोई इंजरी भी नहीं है, लेकिन थाना में जो एफआईआर किया गया है उसमें इनका नाम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में इंसर्ट कर दिया गया है। क्या फंसाने की साजिश है? क्या हाँ, फंसाने की साजिश है। इनको बदनाम करने के लिए इस तरह का एफआईआर करवाया गया है। खान साहब ने अपने बचाव के लिए क्या एंटीसिपेटरी बेल फाइल की है? क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया का उपयोग? निश्चित एंटीसिपेटरी बेल ही फाइल करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए। एक तरफ खान सर जांच में सहयोग करने की बात करते हैं, दूसरी तरफ वो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहे। इससे उनके विरोधियों को आरोप लगाने का मौका मिल गया है, जबकि उनके समर्थकों का कहना है कि वो कानूनी सलाह के तहत आगे की रणनीति बना रहे हैं और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगा। इस मामले पर पटना हाईकोर्ट के वकील आलोक आनंद ने कहा कि गोली चलाने का आरोप खान सर के दोनों
गार्ड पर लगा है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि खान सर के आदेश पर दोनों गार्ड ने गोली चलाई तो वो भी सामान्य रूप से बीएनएस की धारा 109 के तहत दोषी माने जा सकते हैं। यदि दोष सिद्ध होता है तो उन्हें 10 साल तक की सजा हो सकती है। उनके अनुसार खान सर पर आर्म्स एक्ट की धारा 35 भी लगाई गई है। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो धाराएं लगाई गई हैं वो खान सर के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ा रही है। अब मामला केवल फायरिंग विवाद तक सीमित नहीं रह गया है। खान सर के कोचिंग संस्थान की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठने लगे हैं। बिहार अग्निशमन सेवा की ओर से किए गए निरीक्षण में खान सर के कोचिंग सेंटर में फायर सेफ्टी से जुड़ी कई कमियां सामने आने का दावा किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि संस्थान को निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार अग्निशमन सेवा यानी कि फायर ब्रिगेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कमियों को दूर नहीं किया जाता है तो संस्थान के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। इसमें कोचिंग सेंटर को सील करने तक की कार्रवाई शामिल हो सकती है। ये चेतावनी ऐसे समय आई है जब पहले से ही फायरिंग विवाद के कारण संस्थान सुर्खियों में बना हुआ है। फायर सेफ्टी का मुद्दा इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में बिहार के कई हिस्सों में आग की घटनाओं ने प्रशासन को सतर्क कर दिया। विशेष रूप से मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में हुए भीषण अग्निकांड के बाद राज्य भर में बड़े संस्थानों, अस्पतालों, स्कूलों और कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच तेजी से जारी है। ऐसे में यदि कोई कोचिंग संस्थान में सुरक्षा मानकों की कमी पाई जाती है तो प्रशासन उसे हल्के में लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। खान ग्लोबल स्टडीज बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के प्रतियोगी परीक्षा अभ्यर्थियों के बीच एक बड़ा नाम है। लाखों छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि इस विवाद पर छात्रों की भी नजर बनी हुई है। कई विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं क्या कोचिंग की नियमित गतिविधियों पर कोई असर पड़ेगा या नहीं। फिलहाल संस्थान की ओर से पढ़ाई जारी रहने की बात कही जा रही है, लेकिन कानूनी और प्रशासनिक दबाव बढ़ने की स्थिति में आगे क्या होगा इस पर अभी कुछ भी स्पष्टता नहीं है। इस पूरे मामले में सबसे अहम मोड़ आने वाले दिनों में अदालत से जुड़ा हो सकता है। यदि खान सर अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करते हैं तो अदालत का फैसला उनकी आगे की कानूनी स्थिति तय करेगा। वहीं यदि पुलिस को जांच के दौरान और साक्ष्य मिलते हैं तो मामला और गंभीर हो सकता है। दूसरी ओर यदि अदालत से राहत मिलती है तो खान सर को अस्थायी तौर पर बड़ी राहत मिल सकती है। फिलहाल तस्वीर यही है कि एक समय पुलिस की सराहना करने वाले और जांच में सहयोग का भरोसा देने वाले खान सर अब खुद कानूनी सवालों के घेरे में हैं। फायरिंग मामले की जांच जारी है, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अदालत की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है और फायर सेफ्टी को लेकर भी प्रशासन सख्त रुख अपनाए हुए है। ऐसे में आने वाले कुछ दिन न केवल खान सर बल्कि उनके संस्थान के भविष्य के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही जिसका जवाब हर कोई तलाश रहा है, आखिर खान सर हैं कहाँ? क्या वो जल्द सामने आकर अपना पक्ष रखेंगे? क्या उन्हें अदालत से राहत मिलेगी? और क्या फायर सेफ्टी की कमियों को दूर कर उनका संस्थान प्रशासनिक कार्रवाई से बच पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब अब आने वाले दिनों की घटनाओं पर निर्भर करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।